सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 24 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने भारतीय प्रधानमंत्री जी की यूक्रेन यात्रा के बारे में दे रखा है और कैसे भारत यूक्रेन एवं रूस के संबंधों के बीच में कड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। भारत की कूटनीति एवं प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व ही है जो कि यूक्रेन और रशिया आज की तारीख में कहीं ना कहीं युद्ध को मीडिएशन करके या किसी तरीके से तो ख़त्म करने का प्रयास करेंगे ही। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे अपने संपादकीय की ओर चलते हुए कल्पमेधा से शुरुआत करेंगे और आज कल्पमेधा में जॉर्ज क्ले मैनशन साहब के शब्द हैं। लोकतंत्र स्वयं को अनुशासन में रखने की कला है जिससे दूसरों को उसे अनुशासित ना करना पड़े। यही लोकतंत्र है। हाँ, ये कोटेशन आप बिल्कुल लिख के रख लीजिए। ऐसी कोटेशंस एंड मोमेंट पे एग्ज़ामिनेशन हॉल में लिखने में काम आ जाती हैं। जिन लोगों बच्चों की मुख्य परीक्षा क्लियर हो जाती है, फिर जब मेंस की परीक्षा आती है तो क्या होता है, फिर वो ढूंढते हैं सर कोटेशन की कौन सी बुक खरीदें जिसमें 1001 कोटेशन दे रखे हों, 500 कोटेशन दे रखे हों। फिर उनका रेलेवेंस बैठता ही नहीं बैठता, ये भी चांस की बात होती है। मगर मुझे जो अखबार में ये आते हैं आपके, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आज चाहे चुनौतियों के बरकस समाधान विश्व शांति के लिए विभिन्न देशों के मध्य मजबूत संबंधों की ज़रूरत है। मौजूदा विश्व संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां विफल हो रही हैं। ये लेख लिखा है रामानुज पाठक साहब द्वारा और ये लेख हमको दर्शाता है जो चेंजिंग ग्लोबल डायनेमिक्स हैं। अगले 5 वर्ष दुनिया के लिए संकट का काल है। अभी पश्चिम एशिया में इसराइल और ईरान के बीच तनाव और चरम पर है। दक्षिण एशिया में अशांति बढ़ रही है। दक्षिण चीन में भी चीन के आक्रामक रवैये से तनाव बढ़ रहा है। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए कितनी सही बात है। इसराइल से लेके दक्षिण एशिया, फिर आपका चीन जो साउथ चाइना सी का मैटर चल रहा है इतना, फिर इधर आपका यूक्रेन रूस का युद्ध। इस समय जो विश्व है वह एक बहुत ही बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है। भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता जारी है। अगर आप बात करें पाकिस्तान की, अगर आप बात करें बांग्लादेश की, अगर आप बात करें श्रीलंका की, अगर आप बात करें मालदीव्स की, तो अभी कुछ बेहतर भारत के आसपास भी नहीं दिख रहा है। अगर आप भारत की दूर साथियों की बात करें, अगर हम जापान की बात करें तो जापान में भी अस्थिरता चल रही है। फूमियो किशीदा साहब ने इस्तीफ़ा देने की बात तक कह दी है कि उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर आप बात करें दूर थोड़ा यूके की बात करें तो यूके में भी कुछ बेहतर नहीं दिख रहा है। चुनाव में ऋषि सुनक साहब की सरकार हार गई, कंजर्वेटिव पार्टी, उस चक्कर में उनको भी पद छोड़ना पड़ा। अब जब कीर स्टैमर आ गए हैं तो यूके में कुछ स्थितियाँ अलग हो गई हैं। जब से कीर स्टैमर साहब आए हैं यूके में दंगे, कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये मैं उन पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मगर जो हो रहा है वास्तविकता आप देख लीजिए। थोड़ा हम अपनी चित्रकारी भी जारी रखते हैं। अगर हम यूके की छोड़ दीजिए, अगर हम यहाँ पे जैसे कि लेखक ने हमको बताया है कि विश्व इस समय गुजर रहा है आपका अस्थिरता से, तो हम उसी का एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब सही हो गया। ऐसे ही अगर आप यूक्रेन की बात करें, सॉरी, इधर आप फ्रांस की बात करिए। फ्रांस से भी हमारे संबंध हैं, इटली से हमारे संबंध हैं, मगर फ्रांस और फ्रांस में भी मेरे साथियों राजनीतिक अस्थिरता साफ साफ देखी गई। मैक्रोन साहब का पूरा विरोध हुआ फ्रांस में, इटली में यही हुआ आपका। कहाँ कहाँ आप देखिए, अस्थिरता तो लगभग विश्व में हर देश में चल ही रही है। अभी अभी अगर हम नीचे की बात करें अपने एशिया साइड की, तो थाईलैंड में देखिए
नई पीएम चुनी गई हैं शीनावात्रा पेत्रोकॉन शीनावात्रा। थाईलैंड में उनको कहा जा रहा है नेपोटिज्म की वजह जीती हैं। मतलब ग्लोबली इस समय बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन का फेस चल रहा है और इस बीच भारत एक मजबूत लीडरशिप के रूप में भी उभर रहा है। आज की तारीख में भारत को लोग मान रहे हैं, भारत का कूटनीति और भारत की जो डिप्लोमेसी है उसके। अब देखिए अभी हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी कहाँ गए हुए हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी गए हुए हैं यूएसए, है ना, यूएसए गए हुए हैं। वहाँ पे हमारे साथ डिफेंस टाई कर रहे हैं इंडिया के साथ, डिफेंस इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी के ऊपर, है ना, बहुत चीज़ें करी जा रही हैं। तो ये है इस समय आपके सामने वर्तमान में चल रही अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं पड़ोसी देशों के साथ साथ। जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, जिससे बीमारियों और मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। जानवरों से मानव में विषाणु का संचारण हो सकता है, एमपॉक्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि सार्स, इबोला, है ना, सार्स, इबोला वगैरह। बता देखिए विश्व में बड़ी चैलेंजेस चल रहे हैं इस समय। आपका एमपॉक्स हो गया, सार्स, कुछ सालों पहले बर्ड फ्लू बहुत फैला था। फिर एक टाइम पे स्वाइन फ्लू का जिक्र हुआ था। फिर हम क्लाइमेट चेंज से गुजर रहे हैं इत्यादि। जैविक हथियारों का उपयोग करके महामारी के कारण बनाया जा सकता है। अगले 5 वर्ष में विश्व में आर्थिक विषमता बढ़ाने की संभावना है। इसके कई कारण हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में असमानता बढ़ रही है। विश्व में कुछ देशों और समूहों को अधिक लाभ मिल रहा है, जबकि अन्य को कम। प्रौद्योगिकी का विस्तार आर्थिक विषमता को बढ़ा सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को इसका लाभ मिलेगा जबकि अन्य को नहीं। टेक्नोलॉजी का भी देखिए, कुछ लोग एडवांटेज रहता है जहाँ पे टेक्नोलॉजी होती है, और जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं होती वहाँ पे इसका नुकसान ही देखा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगले 5 वर्ष में विश्व में राजनीतिक तनाव का कई कारण हो सकते हैं। अमेरिका, चीन और रूस जैसी महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है ना, ये भी है। अमेरिका, चीन और रूस के बीच में मध्य पूर्व, यूक्रेन और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में संघर्ष जारी बढ़ सकता है। जितने आपके डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं वहाँ पे आपका संघर्ष जारी रह सकता है। वो दिख भी रहा है हमको, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। बांग्लादेश में क्या हुआ, म्यांमार में देखिए क्या हो रहा है। ये तो बस समझ लीजिए कि धीरे धीरे आग सुलग रही है डिस्प्यूटेड रीजन्स में। हालांकि कश्मीर पे पूरा होल्ड रखे हुआ है भारत, और ये हमें पूरा आश्वासन है कि बढ़िया रहेगा, बेहतर ही रहेगा। तो फिलहाल ये भी हमारे सामने इस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ हैं, है ना। सोशल मीडिया पे देखिए, सोशल मीडिया का विकास के साथ निजता के मुद्दे और जटिल हो जाएंगे। वैश्विक चुनौतियाँ कम करने के लिए हमें जलवायु परिवर्तन के कारणों को समझना और इसके लिए कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा अन्य उपाय भी करने होंगे, जैसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग को लेके कभी, और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना पड़ेगा, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। आर्थिक विषमता को कम करने के लिए शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देना होगा, ताकि लोग आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकें। आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना होगा, ताकि लोग को आर्थिक असुरक्षा को बचाया जा सके। वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना होगा, ताकि आर्थिक विषमता और राजनीतिक तनाव को कम किया जा सके। संघर्ष समाधान के लिए प्रयास करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी में निजता की रक्षा के लिए कार्रवाई करनी होगी। डेटा सुरक्षा को मजबूत बनाना होगा, डेटा सिक्योरिटी को बेहतर करना पड़ेगा इत्यादि। अगले 5 वर्ष में विश्व के लिए भारत का योगदान कई क्षेत्रों में हो सकता है। उससे भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है, और यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और यह विश्व के लिए एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनने जा रहा है। बहुत ही बढ़िया, अच्छी बातें करी हैं इस लेख में पाठक साहब द्वारा। बढ़ेंगे अगले लेख की ओर, और आज का अगला लेख है अमन की राह, प्रधानमंत्री और यूक्रेन दौरे को लेकर। जैसे कि हम जानते हैं कि सब चंगा सी यही चल रहा है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। यूक्रेन से पहले प्रधानमंत्री रूस भी गए थे। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी बताते हुए उनसे भारतीय प्रधानमंत्री के गले मिलने को आलोचना की थी। अब जो ज़ेलेंस्की साहब नाराज़ हो गए थे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस से जा रहे हैं, गले मिल के भी आ रहे हैं, जो कि इतना बड़ा वॉर क्राइम का आदमी है, जिसके वॉर क्राइम के मुकदमे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री को यूक्रेन यात्रा ऐसे समय हुई जब यूक्रेन ने रूसी इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं।
इसे देखते हुए कहना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री की अपीलों का यूक्रेन या फिर रूस पर कितना असर पड़ेगा। पहले भी कई मौक़ों पर प्रधानमंत्री पुतिन से फ़ोन पर बातचीत करके ये फिर आमने सामने यूक्रेन पर हमले बंद करने की अपील कर चुके हैं। पिछले दिनों रूस जाकर भी उन्होंने पुतिन से यही अपील की थी, मगर अभी तक ऐसा कोई मौका नज़र नहीं आया जब रूस ने भारत की अपील पर संजीदगी दिखाई हो। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए हैं, उसकी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का वाणिज्य और व्यापार बाधित हुआ है। वह चाहता तो है कि विश्व युद्ध विराम पर समझौता हो, मगर वह रूस की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। देखिए, सब डिप्लोमेसी है, चलती रहेगी, मगर फिर भी बड़े राष्ट्रों का ये दायित्व बनता है कि वह सपोर्ट करें और प्रयास करें मध्यस्थता का। साथ ही साथ युद्ध का किसी का फ़ायदा नहीं होता है। जितनी जल्दी साथ मिल के बैठ के बातें ख़त्म हो जाए उतना बढ़िया रहता है। आर्थिक जगत में साथियों में खबर है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 674.66 अरब डॉलर हो चुका है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 16 अगस्त को समाप्त में 4.54 अरब डॉलर बढ़कर 6.74 हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी थी। ये अच्छी बात है। भारतीय जो हमारा रिजर्व है, जितना देखिए स्ट्रांग रहेगा, मार्केट में स्टेबिलिटी करने में केंद्रीय बैंक को उतनी ही सहायता मिलेगी। बाकी अभी अमेरिकी चुनाव चल रहे हैं, वो आपके लिए अभी फ़िलहाल किसी काम के नहीं, तो चुनाव हो नहीं जाते हैं, और चुनाव हो भी जाते हैं तो फिर हमारा अमेरिका से उतना ही लेना देना है इस तैयारी में, जितना भारत की और अमेरिका की पॉलिसीज़ इंडिया पे असर डालेंगी। ठीक है ना। इसके अलावा वहाँ पे चुनाव चलने दीजिए, आप पे काम का नहीं है। भारत पे उसका असर क्या पड़ने वाला है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल राजनाथ सिंह साहब अमेरिका में ही पहुँचे हुए हैं, और क्योंकि वहाँ चुनाव भी चल रहे हैं तो ऐसे मौक़ों पे जाके डील करना ठीक ही रहता है ना। तभी सरकार को भी भरोसे में लाया जाता है। हमने डील करी है रक्षा समझौतों को लेकर, नए अधिग्रहणों को लेकर, सब पॉजिटिव रहेगा। आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएँ वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख लीजिएगा। SmritiIAS.in। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।